हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने अपने पहला चैप्टर स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत के में स्टार्टिंग पढ़ी। उसमें हमने पढ़ा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन कौन से तत्व विकसित हुए। इसमें पहला हमने पढ़ा अहिंसा के बारे में। अब दूसरा जो आपके कोर्स में है, सिलेबस में है, वो है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय एकीकरण की भावना किस प्रकार उदित हुई और किस प्रकार इसका विकास हुआ। आज हम इस बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, यदि राष्ट्रीय एकीकरण की बात की जाए तो राष्ट्रीय एकीकरण और राष्ट्रीय एकता एक ही शब्द हैं। यह भावना आंदोलन के दौरान विकसित हुई क्योंकि इसके बिना स्वतंत्रता की कामना नहीं की जा सकती थी। कोई भी देश जब तक संगठित नहीं होगा, वहाँ के लोग आपस में एकजुट नहीं होंगे, तो किसी भी प्रकार से स्वतंत्रता की आशा नहीं की जा सकती। उसी संदर्भ में यदि हम भारत की स्थिति देखें तो भारत की जनता ने भी राष्ट्रीय रूप से एकजुट होकर ब्रिटिश दासता से मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया और उसी के तहत स्वतंत्रता आंदोलन का संचालन हुआ। यदि हम ब्रिटिश शासन की प्रारंभिक अवस्था को देखें बच्चों, तो उन्होंने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए रेल, डाकतार, प्रेस, समाचार पत्र जैसी विभिन्न सुविधाएं भारत में प्रारंभ की, जिसमें उनके स्वार्थ निहित थे। उन्होंने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए इन सेवाओं को चालू किया था, लेकिन किसी न किसी तरह से इन सेवाओं ने भारत को राजनीतिक और प्रशासनिक एकता प्रदान की। दूसरी ओर अंग्रेज़ों ने अपनी विभिन्न प्रशासनिक नीतियों के माध्यम से, राजनीतिक नीतियों के माध्यम से भारत को विभाजित करने का प्रयास किया, जिसके तहत उन्होंने नियमों में परिवर्तन किए। भारत को अंग्रेजी भारत और रियासती भारत में बांटकर मतभेद पैदा करने की कोशिश करी। भारत में जो देशी रियासतें थीं, उनमें अलग प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्था थी, जो राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा थी, क्योंकि वहाँ के राजा भारत के प्रति स्वामी भक्त नहीं थे। उनसे किसी भी प्रकार से स्वामी भक्ति की आशा नहीं की जा सकती थी। ऐसी स्थिति में स्वतंत्रता आंदोलन के सामने ये चुनौती थी कि इन सभी बाधाओं को दूर करते हुए राष्ट्रीय एकता की स्थापना की जाए। 1857 की क्रांति की स्थिति देखें तो उस दौरान हिंदू और मुसलमानों ने संगठित रूप से ब्रिटिश चुनौती का सामना किया, लेकिन इस क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने सांप्रदायिकता का बीज डालकर हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग करने का कार्य किया। और इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ? 1905 में मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद से मुस्लिम सांप्रदायिकता का विकास होने लगा और वह तेज़ी से बढ़ती गई, जिसका परिणाम हम आगे चलकर 1947 में भारत विभाजन के रूप में देखते हैं। अब यदि हम राष्ट्रीय एकता की बात करें तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विभिन्न कारणों से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय एकता की भावना प्रबल होती गई। स्वतंत्रता आंदोलन का जो संचालन करने वाले संगठन थे, उन्होंने भी राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का प्रयास किया। प्रमुख संगठन कांग्रेस की स्थापना के साथ ही भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले राष्ट्रीय नेताओं का आपस में संपर्क हुआ, उनमें सहयोग की भावना स्थापित हुई और उन्होंने स्थानीय संगठनों के माध्यम से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। देशी रियासतों के जागरूक जो नागरिक थे, उन्होंने भी कांग्रेस से प्रेरणा लेकर अपनी अपनी रियासतों में जन आंदोलन प्रारंभ किए, प्रजामंडल आंदोलन प्रारंभ हुए, जिससे देशी रियासतों के शासकों पर दबाव पड़ा कि वहाँ के नागरिकों को भी अधिकार दिए जाएं, स्वतंत्रता प्रदान की जाए। 1938 के बाद कांग्रेस ने भी देशी रियासतों की अधिकारों को समझते हुए वहाँ के जो लोग थे उनके अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्रता के कार्यक्रम को
अपने साथ शामिल कर लिया। इसी दौरान जो भारतीय भाषा के समाचार पत्र थे, प्रेस थी, उन्होंने भी राष्ट्रीय एकता के प्रचार में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। इधर दूसरी ओर अंग्रेज़ों की स्थिति देखें तो वो सांप्रदायिकता के माध्यम से कांग्रेस के प्रयासों को कमज़ोर करना चाहते थे। जाति, नस्ल, संप्रदाय के आधार पर वो भारतीय लोगों में मतभेद उत्पन्न कर रहे थे, लेकिन जो राष्ट्रवादी स्तर के नेता थे उन्होंने एकजुट होकर पूरे भारत में इनको प्रभावी नहीं होने दिया और राष्ट्रीय एकता की भावना को सुदृढ़ता प्रदान करी। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने पर जोर दिया गया ताकि अंग्रेज़ों का जो कुत्सित विचारधारा थी सांप्रदायिकता वाली, उसको कमज़ोर किया जा सके। इन सभी परिस्थितियों के बाद राष्ट्र स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जब स्वतंत्रता प्राप्त करने की स्थिति आई, उस समय भी भारत के समक्ष अनेक चुनौतियां उत्पन्न हुई राष्ट्रीय एकता के सामने। इस दौरान भारत की सरकार ने त्वरित कार्यवाही करते हुए राष्ट्रीय एकीकरण में जो बाधक मुख्य तत्व था, देशी रियासतें, उनके संदर्भ में त्वरित कार्यवाही की और 1947 से 1949 के मध्य कार्रवाई करते हुए जो विभिन्न देशी रियासतें थीं उनको भारत में विलय कर लिया गया। और आज़ादी के बाद राष्ट्रीय एकता को जो चुनौती देने वाले तत्व थे, क्षेत्रीय पृथकतावाद, सांप्रदायिकता, भाषा विवाद, पड़ोसी देशों से होने वाली लगातार घुसपैठ, विदेशी षड्यंत्र आदि कुछ ऐसे तत्व थे जिनको कमज़ोर करने के लिए धर्मनिरपेक्ष विचारधारा अपनाई गई और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए एक कुशल रणनीति का निर्माण किया गया। अगला है हमारा टॉपिक जो है वो है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता की भावना को देखें तो यह भी स्वतंत्रता आंदोलन की एक अनमोल विरासत है, एक प्रमुख तत्व है। प्राचीन काल से हम भारत की स्थिति देखते हैं तो भारतीय समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित था और भारत का अधिसंख्य हिंदू समाज जातीय आधार पर बटा हुआ था, जिसका कहीं न कहीं अंग्रेज़ों ने भी फ़ायदा उठाने का प्रयास किया। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान आधुनिक शिक्षा प्रणाली का प्रचलन, औद्योगिक क्षेत्र में विकास, रेल और सड़क यातायात का विकास, संचार साधनों के विकास और नए वर्गों के उदय ने जो जाति प्रथा थी उस पर प्रहार किया। अंग्रेजी शासन के अंतर्गत ये सभी गतिविधियां हुई, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं भारतीय समाज में निम्न जाति के लोग सामाजिक अन्याय के शिकार थे। छुआछूत, अस्पृश्यता जैसी कई सामाजिक बुराइयां भारतीय समाज में विद्यमान थी। इस कमजोरी को पकड़ते हुए 19वीं सदी में क्या हुआ बच्चों कि भारतीय समाज में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे सुधारवादी नेताओं ने इन सभी बुराइयों को जड़ से दूर करने का प्रयास किया, इनकी बुराई करी और इसके विरुद्ध वातावरण तैयार करने का प्रयास किया ताकि भारतीय समाज से ये जो बुराइयां थीं, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह जैसी कई ऐसी बुराइयां थीं जिनको भारतीय समाज से दूर रखा जाए। राष्ट्रीय एकता की यदि हम बात करें तो उसके मार्ग में जाति व्यवस्था एक प्रमुख समस्या थी। कांग्रेस ने अपनी स्थापना के बाद से छुआछूत और जातीय विषमताओं जैसी बुराइयों को समाप्त करके सामाजिक सद्भाव की स्थापना करने का प्रयास किया और इस दिशा में सकारात्मक पहल की। 19वीं शताब्दी में जो समाज और धार्मिक सुधार प्रारंभ हुए थे
उसी के बाद 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, रामास्वामी नायकर जैसे नेताओं ने अपने नेतृत्व में सशक्त जाति विरोधी आंदोलन प्रारंभ किए और समाज में सामाजिक समानता स्थापित करने का प्रयास किया। गांधी जी ने इस दिशा में प्रभावशाली भूमिका निभाई और उन्होंने हिंदू समाज में ये स्पष्ट कहा कि अस्पृश्यता हिंदू समाज व्यवस्था और इसके विकास पर एक सबसे बड़ा कलंक है। उन्होंने हरिजनों के मंदिर प्रवेश का आंदोलन चलाया। दलितों के विकास के लिए अंबेडकर के प्रयास काफ़ी सराहनीय रहे। कांग्रेस के अंदर समाजवादी नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण आदि ने केवल सामाजिक स्तर पर नहीं बल्कि आर्थिक स्तर पर भी वो चाहते थे कि समाज के सभी व्यक्तियों को समान स्थान मिले। स्वतंत्रता आंदोलन के जो मूल मंत्र थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ने सामाजिक समानता की विचारधारा को और मजबूत किया। 1940 के बाद के प्रयासों से सामाजिक समानता का मुद्दा काफ़ी लोकप्रिय हुआ। सामाजिक समानता को समाज का मुख्य आधार मानते हुए 1950 में जब भारतीय संविधान को लागू किया गया तो जाति व्यवस्था को गैर कानूनी मानते हुए छुआछूत जाति प्रथा को अमानवीय और गैर कानूनी करार दे दिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक चेतना के विकास, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रयासों से नागरिकों ने प्रेरित होकर सामाजिक समानता को अपनाया और इसको वैधानिक रूप प्रदान करके एक विकसित समाज के निर्माण के प्रयास में अपना सहयोग दिया। अगला जो टॉपिक है, आपका पॉइंट है इसमें, वो है महिला उत्थान। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महिला उत्थान की दिशा में क्या प्रयास हुए और उसका आधुनिक समय पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ भी हम स्थिति देखते हैं तो भारतीय समाज में नारी की स्थिति कोई अधिक विकसित नहीं थी। उन्हें पर्दा प्रथा, लिंग भेद, अशिक्षा जैसी अनेक सामाजिक बुराइयों के साथ अपना जीवन जीना पड़ रहा था। सार्वजनिक जीवन में भी उन्हें कोई विशेष भूमिका प्राप्त नहीं थी, राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। ऐसी स्थिति में महिलाओं की, क्योंकि महिला भारतीय समाज की रीढ़ है, उसके बिना भारतीय हिंदू समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। तो महिला उत्थान और उनकी राष्ट्रीय जीवन में भागीदारी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमें विरासत के रूप में प्राप्त हुई, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महिला उत्थान की दिशा में काफ़ी प्रयास हुए और इस दिशा में सबसे पहला प्रयास राजा राम मोहन राय ने किया। उन्होंने कन्यावध, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह जैसी अनेक बुराइयों को अपने ब्रह्म समाज के माध्यम से इनको दूर करने का प्रयास किया और ये इन बुराइयों को दूर करके उन्होंने महिला उत्थान की दिशा में काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई। महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने में भी ब्रह्म समाज की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने अपने पत्रिकाओं के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, अनमेल विवाह, बहु विवाह आदि का खुलकर विरोध किया। इसके अलावा आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज आदि विभिन्न संगठन ऐसे स्थापित हुए जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए पैरवी की। कांग्रेस की स्थापना के बाद महिलाओं को सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में भागीदारी प्राप्त हुई। गांधी युग के दौरान जो 1920 से 1947 तक रहा, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। गांधी जी ने महिलाओं को प्रेरित किया कि वो खुलकर राजनीतिक गतिविधियों में भाग लें, शिक्षा प्राप्त करें। महात्मा गांधी हमेशा से महिला उत्थान के पक्षधर थे। उन्होंने भी बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा आदि का विरोध किया। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन हो,
उन्होंने महिलाओं की सक्रिय और महत्वपूर्ण भागीदारी को प्रेरित किया, जिससे क्या हुआ बच्चों, उस दौरान ऐसा माहौल बन गया कि कांग्रेस के बाहर भी जो भी गतिविधियां प्रारंभ हुई, राजनीतिक गतिविधियां, उनमें भी महिलाओं ने भाग लिया। यहाँ तक कि उस दौरान जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई उनमें भी महिलाओं के प्रयास काफ़ी सराहनीय रहे। विभिन्न आंदोलनों में महिलाएं जेलों तक गई। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सक्रिय भूमिका निभाई और संपूर्ण क्षेत्रों में महिला भागीदारी को बढ़ावा दिया। इस सब का प्रभाव यह हुआ कि स्वतंत्रता के बाद भी महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हुए। महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश देने के लिए आरक्षण की शुरुआत हुई और यहीं से उनके विकास का प्रारंभ हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महिला उत्थान के लिए जो प्रयास किए गए, उससे महिलाओं की वर्तमान समय में जो स्थिति है उसमें काफ़ी सहायता मिली। इस तरह से बच्चों हमने देखा कि किस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुख्य तत्व विकसित हुए। इसके बारे में आपसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन चारों टॉपिक्स के बारे में अहिंसा, राष्ट्रीय एकीकरण, सामाजिक समानता, महिला उत्थान के बारे में आप अच्छे से पढ़िए, समझिए और अपने मन में जो विचार आते हैं उनके माध्यम से अपना आंसर लिखिए, जिससे आपके अच्छे नंबर आ सकें। अगली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। धन्यवाद।